मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, भौतिक भूगोल का जो पेपर होने वाला है, उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पवन के अप्रदन एवं निष्पेक्षण से निर्मित जो अलग अलग प्रकार की जो स्थलाकृतियां होती हैं, उसके भू आकारों की विवेचना कीजिए। किस प्रकार के आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उसके किस प्रकार का आकार होता है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला आपके सामने। पवन, विंड एक महत्वपूर्ण भू आकृति का कारक होता है। हवा होती है ना, हवा क्या होती है? एक सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति होती है जिसके द्वारा जो पवन होती है, विंड के द्वारा सबसे ज्यादा आपके सामने अलग अलग प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। मुख्य रूप से शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलियों से प्रभावित होती है। मतलब हवा के द्वारा किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या बनाए जाते हैं, आपके सामने आकृतियां बनाई जाती हैं? शुष्क क्षेत्र में। और अर्धशुष्क क्षेत्रों में आपके सामने क्या बनाई जाती है? इस प्रकार की जो भू आकृतियां वो बनाई जाती हैं। पवन का कार्य भी तीन प्रकार से होता है: अप्रदन, परिवहन व निष्पेक्षण। अभी तक आपने जितनी भी प्रकार की चीजें बढ़ी, चाहे नदियों के द्वारा, चाहे हिमानी के द्वारा, चाहे आपके सामने जो भूमिगत जल के द्वारा, जितने भी प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, वो किससे कैसे होता है? क्या तो इरोजन से या डिपोजिशन से, अप्रदन के द्वारा या निष्पेक्षण के द्वारा। लेकिन आपके सामने जो हवा होती है ना, वो परिवहन भी करती है। भाई हवा चलती है तो अपने साथ मिट्टी लेकर चलती है ना, तो उसके द्वारा भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो हवा तीन प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन काफी बच्चों का सवाल आएगा, सर हम ये जो पीडीएफ आप जो पढ़ा रहे हो, हम भी पढ़ना चाहते हैं इस पीडीएफ से, ये पीडीएफ हमें फ्री में कहां पर मिलेगी? तो बच्चों, ये पीडीएफ फ्री में मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब बटन पे टक दे दबा दोगे और फिर घंटी वाला बटन दबा देना, वो घंटी वाला बटन आता है ना, उसको ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। फिर जैसे कर दोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपके सामने एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा, है ना? तो टेलीग्राम के लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद में आपको फाइल वाले सेक्शन में जाना और वहां पे ज्योग्राफी सर्च करना, छोटे शब्दों में, स्पेलिंग नहीं आती, GEOGRAPHY सर्च कर लिया। उसके बाद में BA फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। ये वाली पीडीएफ होगी, पढ़ लेना उसको अच्छे से। समझ में आ गया? पवन तीन प्रकार की मुख्य प्रक्रियाएं करती है: अपवाह, अपघर्षण व सन्निकर्षण। मतलब डिफ्लेशन, एब्रेशन और जो एट्रेशन है, इसके द्वारा किया जाता है। पहले वाला प्रकार आपके सामने अपवाहन गर्त या वात्रत गर्त। पवन द्वारा रेत और धूल के कणों को उड़ाकर ले जाने से धरातल पे बड़े बड़े अनियमित गड्ढे या गर्त बन जाते हैं, जिसे अपवाहन गर्त कहा जाता है। मतलब जो हवा होती है ना, उसके द्वारा जो रेत व धूल के कणों को क्या उड़ाकर ले जाती है, इससे क्या हो जाता है, आपके सामने बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। और भाई, अगर आप राजस्थान के विद्यार्थी हो और अगर आपको इसके बारे में भी नहीं पता, तो भाई आपको ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी छोड़ो आप। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता होगा, हवा चलती है तब आप अपने खेतों में देख लेना, अपने एक साइड की जमीन को बिल्कुल उखाड़ कर दूसरी जगह ले जाके डाल देगी। या खेत नहीं है तो घर में देख लिया होगा, मिट्टी उड़ के चलती है भाई। और खास करके आप शेखावाटी वाले रीजन के या फिर इधर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इधर के क्षेत्र के, तो आपको तो बिल्कुल पता होगा आप वाहन या गर्त क्या होते हैं। मिट्टी आई, ये थोड़ा ऊंचा सा टिल्ला था या थोड़ी ज्यादा मिट्टी थी, यहाँ पर हवा लग लग के घर्षण कर करके इसको यहाँ से उड़ाकर यहाँ पे खड्डा होगा, यहाँ पर ले जाकर भर देगी। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर खड्डे का निर्माण हो जाएगा और यहाँ पे मिट्टी थोड़ी ऊंची हो जाएगी। अगली बार इधर से हवा चलेगी तो इधर से उड़ाकर इधर ले जाकर डाल देगी। तो ऐसे चलता रहता है। इसको क्या कहा जाता है? अपवाहन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या होता है? मरुस्थल में अपवाह और अपघर्षण के कारण आपस की कमजोर चट्टानों का कटाव हो जाता है। केवल कठोर चट्टान के गोल मटोल टीले बच जाते हैं, मरुस्थल में आइसलैंड जैसे दिखते हैं। देखो, ताकि आपके सामने मतलब एक बड़ा सा टिल्ला था, है ना? ये ऐसे वाला टिल्ला क्यों ऐसे होते हैं आपके सामने, लगभग थोड़ा डंका बना देता हूं, ऐसे वाला, ये ऐसा टिल्ला था। अब क्या, ऊपर भुरभुरी माटी थी, थोड़ी भुरभुरी माटी समझते हो ना, एकदम ऐसे ऊपर ही पड़ी हुई, एकदम कच्ची जो मिट्टी है ना, वो कच्चे तरीके से रहती है, एकदम दबी हुई नहीं रहती है। अब लगातार टिल्ले पे हवा चलेगी, ऐसे चलती चलती, ये जो ऊपर वाली मिट्टी इसको उड़ा ले जाएगी और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आपके सामने इस प्रकार का क्षेत्र बन जाएगा।
तो इस प्रकार का जो क्षेत्र बच जाता है उसको क्या कहा जाता है, इनसेल ब्रेक के नाम से जाना जाता है। लगातार अपवाह है, लगातार अपघर्षण के कारण आसपास के जो कमजोर चट्टानों से कटाव हो जाता है और केवल जो कठोर चट्टानें होती हैं उसके गोल मटोल टीले बच जाते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, आइसलैंड्स के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, यार्दंग। जब मरुस्थल में कठोर और मुलायम चट्टानें लंबवत रूप से होती हैं तो पवन मुलायम चट्टानों को काट देती है और कठोर समान निकुली बच जाती है। मतलब काफी बार क्या होता है आपके सामने, हवा ऐसे टकराती रहती है आपके सामने। अब क्या रहती है आपके सामने, हवा टकराएगी, ऐसे थी भाई चट्टान, ऐसे वाली समझ लो, ऐसे रहती है आपके सामने चट्टान। अब क्या होती है, हवा उसके लगती रहेगी, चट्टान ऐसी हो जाएगी एकदम आगे की तरफ से, आपको दिख रहा है ना निकुला पेन, ऐसे मान लो एकदम एकदम निकुली हो जाएगी, है ना। तो क्या होता है, इधर वाली जो मिट्टी थी इसको कटाव कर दिया, इसकी इधर वाली मिट्टी कटाव कर दिया, अब सामने से चुपली सी बचेगी ऐसे वाली, ऐसे। इसकी इधर वाली मिट्टी गई, इधर वाली मिट्टी गई, एक छोटा सा सापेक्ष बता रहा हूं, ये ऐसा आगे से चुपली सी बच जाती है। इसको क्या बोला जाता है, यार्दंग के नाम से जाना जाता है। जो जब कठोर और मुलायम चट्टानें ये लंबवत होगी, मैंने तो ये आपको क्या दिखाया, एक छोटा सा पार्ट दिखाया उसका, है ना, ऐसे लंबवत ऐसे चुपली सी बच जाती है, उसको यार्दंग के नाम से जाना जाता है। जहां पर क्या होती है, जो पवन होती है वो मुलायम चट्टान को तो काट लेती है और कठोर जो चट्टान होती है उसके जो नुकीला क्षेत्र हो जाता है सिर्फ वही बच जाता है। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, जैगुन। जब कठोर और मुलायम चट्टानें क्षैतिज रूप से होती हैं, ओरिजोंटली होती है भाई आपके सामने, तो जो पवन मुलायम चट्टानों काट लेती है और मेज या मशरूम के आकार की, अब ऐसे होगी, अब की बार ऐसे देखा, अब की बार ऐसे होगी भाई। अब क्या हो गया, चट्टान का ऐसा, ऐसे थी चट्टान एकदम, है ना, उसको काटती 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 उसको ऐसे कर दिया बिल्कुल। क्यों, बीच वाला हिस्सा सबसे ज्यादा मजबूत होता है, सबसे ज्यादा दबाव इस पे लगता है, तो ये तो बच जाएगी, बाकी इधर वाला क्षेत्र इधर वाला क्षेत्र उड़ गया। समझ में आ गया। तो मेज या मशरूम के आकार के, फिर ऐसे ये ऐसे वाला इलाका, ये जो समझ रहे हो वो नहीं है, ये मशरूम है ना, ये मशरूम या मेज के आकार के टिल्ले बच जाते हैं। उसको किस नाम से जाना जाता है, जैगून के नाम से, जुगेन के नाम से जाना जाता, जुगेन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, भूस्तंभ या छत्रकशिला। पवन नीचे के भाव से अधिक कटाव कर देती है, जो ऊपर से छतरी सी बच जाती है, ऐसे भाई क्या हो जाएगा, ऐसे न्यू बच जाएगी आपके सामने, ऐसे वाली सी, है ना, ऐसे, है ना। काफी आपने चट्टानें देखी होंगी जिसके ऐसे होती हैं, ऊपर बड़ा सा पहाड़ बचा रहता है, नीचे आपके सामने पत्थर की चुपली सी बची रहती है। तो इसको क्या नाम से जाना जाता है, आपके सामने भूस्तंभ या छत्रकशिला के नाम से जाना जाता है। नीचे ज्यादा कटाव हो गया, ऊपर क्या हो गया आपके सामने, कोई पत्थर है वो समतल बचा रह गया, उसको भूस्तंभ या छत्रकशिला के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, पवन के निष्पेक्षण से डिपोजिशन से आपके सामने किस प्रकार की जो स्थलकृतियों का निर्माण होता है उसके बारे में जानेंगे। जब पवन की गति धीमी हो जाती है तो अपने साथ लाई गई रेत या धूल के कणों को जमा कर देती है। अब क्या होगा, हवा तेजी से चलती रहेगी आपके सामने, तो क्या रहेगा, अपने साथ उड़ा कर लेकर चली जाएगी। लेकिन अब उसकी गति धीमी हो जाएगी भाई, कहीं कोई किसी जगह से आपके घर से टकरा गई या किसी जगह पर टकरा गई तो उसकी गति धीमी हो गई, तो वहीं पर उस धूल के कणों को छोड़ देती है। तो इससे क्या होता है, आपके सामने अलग अलग प्रकार की स्थलकृतियों का निर्माण होता है। किस प्रकार की स्थलकृतियां होती है उसके बारे में जानेंगे। पहले प्रकार की स्थलकृति होती है बालू का स्तूप या फिर रेत के टिल्ले। ये पवन द्वारा जमा की गई रेत की पहाड़ियां या टिल्ले होते हैं जिसका आकार अलग अलग प्रकार का होता है। मतलब ये जो हवा होती है ना, उसके द्वारा रेत की पहाड़ियां या टिल्ले होते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के टिल्ले बनते हैं। मतलब भाई टिल्ले का प्रकार एक प्रकार का नहीं होता, 3 प्रकार के रेत के टिल्ले पाए जाते हैं। समझ में आ गया। कंपटीशन में इंपॉर्टेंट है सवाल, राजस्थान की तैयारी करोगे ना, राजस्थान की कंपटीशन की, तो ये प्रश्न आते हैं। पहले वाला टिल्ला होता है बरखान। बरखान कैसा होता है, अर्धचंद्राकार टिल्ला, केवल सींग हवा की दिशा में होता है, ऐसा वाला भाई, ऐसे वाला टिल्ला कोई पाया जाता है। समझ में आ गया। उसको किस नाम से जाना जाता है, बरखान के नाम से जाना जाता है। और ये सामान्य टिल्ले होते हैं, सबसे ज्यादा इसी प्रकार के पाए जाते हैं। अनुदरे स्तूप, ये लंबे व संकरे टिल्ले होते हैं जो पवन की हवा में समानांतर होते हैं। मतलब इस प्रकार के टिल्ले भाई, ऐसे वाले टिल्ले आपके सामने मुख्यतः पाए जाते हैं। ये दोनों तरफ से हवा निकलती रहती है। इसके समानांतर जो टिल्ले होते हैं, लंबे और संकरे टिल्ले जो
पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे आपके सामने हवा के, उसको अनुदैर्घ्य स्तूप के नाम से जाना जाता है। अगले वाला आपके सामने सामने अनुप्रस्थ टीले, जब पवन की दिशा में 90 डिग्री पर बने हुए चौड़े टीले होते हैं उसको अनुप्रस्थ टीले के नाम से जाना जाता है। 90 डिग्री पे बनते हैं आपके सामने दोनों के दोनों टीले, उसको अनुप्रस्थ स्तूप के नाम से जानते हैं। अगले वाला है लोसेस, पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई महीन पीले रंग की धूल या गाद के बड़े विस्तृत जमाव से लोएस कहलाते हैं। यह अत्यधिक उपजाऊ जमीन होती है। जो चीन में लोएस का सबसे बड़ा लिस्पेक्शन पाया जाता है, जो गोबी मरुस्थल से उठाया जाता है। मैं बताऊं क्या होता है भाई, कोई भी चाहे मरुस्थल हो चाहे कोई भी भूमि, उसकी ऊपर वाली मिट्टी होती है ना, वो उपजाऊ होती है, सबको पता है। आपको क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर खाद वगैरह जो सबसे ज्यादा वहीं पर पाई जाती है। अब क्या करती है भाई, मरुस्थलीय क्षेत्र होता है ना, वहां से तो आपको पता है भाई मिट्टी उड़ती रहती है लगातार। अब वो उपजाऊ मिट्टी उसको उड़ाकर उड़ाकर लगातार क्या कर दिया जाता है, कहीं पर ले जाकर इकट्ठी कर दी जाती है, उसको लोएस के नाम से जाना जाता है। पीले रंग की महीन गाद जैसी मिट्टी होती है और ये आपके सामने सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। इस प्रकार की गाद आपके सामने चीन के जो लोएस क्षेत्र होता है उसमें पाया जाता है, जो कहां से लाया जाता है, गोबी मरुस्थल से उड़ाकर लाया जाता है। पवन के ये कार्य मुख्य रूप से उन भू आकृतिक स्वरूपों को परिभाषित किया जाता है जो वनस्पति के आवरण में बहुत कम होता है। और इस प्रकार का आपके सामने जो पवन के द्वारा जो हवा होती है उसके द्वारा सबसे ज्यादा किस प्रकार का आकृतियां कहां पर बनती हैं, वहां पर बनती है भाई जहां पर सबसे ज्यादा क्या था, वनस्पतियां सबसे कम होती है। समझ में आ गया? तो ये था आपके सामने पवन के अप्रदन व निष्पेक्षण द्वारा जो निर्मित अलग अलग प्रकार की भू स्थलाकृतियां होती हैं, भू आकार होते हैं, उसको अपन ने देखा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।